नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम 4th पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जुलाई महीने के 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही जुलाई महीना कंप्लीट होता है उसको कंपाइल कर एक PDF बनाकर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उनकी एक PDF हमने कंपाइल कर मंथली जो है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन। तो बोलते हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। देखिए, ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट है SIEMAT, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में जो है वो की जा रही है और हिमाचल प्रदेश के जुब्बल में जो है वो इसकी स्थापना की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट शिमला हो जाएगा। शिमला के भी जुब्बल में स्थापना की जा रही है और जुब्बल के भी जो है वो डडेह नामक एक जगह है, डकेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक जगह है जहाँ पर स्थापना जो है वो इसकी की जा रही है। अगर हम इंपॉर्टेंट और भी बातें यहाँ से जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो है रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में जो है जुब्बल की ग्राम पंचायत पराली के इस डकेड गांव में जो है वो इसकी स्थापना जो है, इसका शिलान्यास जो है वो किया है। और यह संस्थान जो है वो सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और 17,51,00,000 की लागत से जो है ये बनने जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये जो है। इसमें 200 प्रशिक्षु जो है वो एक टाइम में प्रशिक्षण जो है वो लेंगे और इसके निर्माण के लिए टेंडर वगैरह वो सारी चीज़ें जो था वो कही गई थी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है SCERT के बारे में। ये SCERT है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बोलते हैं कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये सोलन में जो है वो स्थित है। ये सोलन में जो है वो SCERT जो है वो स्थित है। HP बोस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि HP बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला में स्थित है, परंतु जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये शिमला में हुआ करता था। 1969 में इसको स्थापित किया जाता है, परंतु उस टाइम ये शिमला में हुआ करता था। बाद में चलकर ये 1983 में शिमला से जो था वो धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया और तब से लेकर अब तक ये धर्मशाला से ही कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, वो शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में IIT भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग भी है। यहाँ पर ये जो IIT है ये मंडी में जो है स्थित है। 2009 में IIT की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो IIM भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पर स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सैनिक स्कूल भी आता है। सैनिक स्कूल जो है सुजानपुर टिहरा में जो है वो आता है। तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है वो बनते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ये क्वेश्चन थे और अभी जुब्बल वाला ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया, जो कि एक करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनता है। इतना यहाँ से काफी है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच मैरिज ग्रांट प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये बहुत बार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो चर्चा में आती रहती है और ऐसी और भी योजनाएं हैं जो शादी से रिलेटेड है वो जो है चर्चा में आती रहती है। परंतु फिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब स्टेटमेंट बनाकर या इंडिविजुअल बेसिस पर एग्जामिनर पब्लिक सर्विस कमीशन या HPRC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तब गलती हो जाती है। अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभी ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी जो है वो लाभान्वित एक परिवार था लाभान्वित जिसको यहाँ से फ़ायदा मिला है। उसका एक पूरा बताया गया था इंटरव्यू की किस तरह से फ़ायदा मिला, जो कि एग्जाम से कोई भी संबंध जिसका नहीं है। परंतु ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है वो 51,000 रुपया 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। कितना? 51,000 दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। अगर हम बात ऐसी ही योजनाओं की करें जो कि हमारे ऐसे ही शादियों से रिलेटेड जो है वो योजनाएं आती हैं, तो एक तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो गई। इसमें जो है वो 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। इसमें ये उन लड़कियों को दिया जाता है या फिर उन लड़कियों के गार्जियंस को ये दिया जाता है जो कि बेसहारा हैं, जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है। उनको ये जो है वो मैरिज ग्रांट जो है वो दी जाती है। अगर कोई डाइवोर्स्ड है, कोई वुमेन है,
कोई डाइवोर्स्ड वुमेन है, कोई डॉटर है ऐसी जिसके जो है वो पेरेंट्स वगैरह नहीं है, ऑर्फन गर्ल है, उनकी एनुअल इनकम 50,000 से ज़्यादा नहीं है और जो उनके गार्जियंस होंगे उनको ये सहायता राशि जो है वो दी जाती है। अच्छा, वैसे ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में विडो रीमैरिज स्कीम भी चलाई गई है। ये जो विडो रीमैरिज स्कीम है इसके तहत 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। विडो रीमैरिज स्कीम के तहत 2 लाख रुपया सहायता राशि जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। वैसे ही जो है वो हमारे पास और कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, वैसे ही एक योजना और आती है, वो है इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज करने के ऊपर अगर कोई करता है तो उनको भी सहायता दी जाती है। उनको जो है 50,000 रुपये इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। जो भी कपल इंटरकास्ट मैरिज करता है उनको 50,000 रुपया दिया जाता है। और 2024-25 का आंकड़ा हम देखेंगे तो 2024-25 के दौरान जो है वो 573 कपल ऐसे थे जिनको इंटरकास्ट मैरिज ग्रांट जो है वो मिली है। और इसके तहत जो है 2.79 करोड़ रुपया जो है दिसंबर 2024 तक जो है स्पेंड किया जा चुका है। और इसमें जो प्रोविज़न रखा गया था वो 5.10 करोड़ का प्रोविज़न जो है वो रखा गया था। और ये ध्यान रखना है कि दिसंबर 2024 तक 573 कपल ऐसे हैं जिनको जो है ये इंटरकास्ट मैरिज जो है वो जो इंटरकास्ट मैरिज ग्रांट होता है, अवार्ड होता है, वो जो है वो मिल चुका है। तो ये शादियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। हाँ, एक योजना यहाँ पर बच जाती है, शगुन योजना। ये भी गिरिराज पत्रिका में अक्सर डिस्कस जो है वो होती रहती है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो लड़कियां बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं उनको जो है वो 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। कितना? 31,000 रुपया दिया जाता है मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत। तो इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं ये शादियों से रिलेटेड ही। ये जब एग्जाम में एक साथ पूछ ली जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, परंतु कन्फ्यूज़न वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए जब हम इतने डिटेल से जो है वो पढ़ते हैं। और गिरिराज पत्रिका का अक्सर आपने देखा होगा कि करंट अफेयर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है, ये पक्की बात है। आगे बोलते हैं, इन हिमाचल द टर्म जाजड़ा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल में ये जजदा कर एक टर्म आती है, जाजदा कर ये बोलते हैं ये टर्म जो है वो किससे संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब देखो, हिमाचल प्रदेश का कल्चर अपने आप में जो है वो इनक्रेडिबल है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में ये जाजदा टर्म किससे संबंधित है तो ये शादियों से संबंधित जो है वो है। ठीक है, शादियों से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये चर्चा में आया? अभी आपने देखा कि 2 भाइयों के द्वारा जो है वो शादी की गई और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही। वो गिरिपार सिरमौर गिरिपार क्षेत्र के जो था वो कपल था एक, जिनके द्वारा जो था इस तरह से शादी की गई। वो अलग से परंपराएं चलती आ रही हैं जिन परंपराओं को जो है मेंटेन किया जा रहा है। परंतु अगर हम बात करते हैं मैरिज के अलग अलग टाइप, तो मैरिज के भी अलग अलग टाइप जो है वो हमारे पास देखने को मिलते हैं। इसमें एक बाल विवाह प्रथा देखने को मिलती है। इसमें इस प्रथा में क्या होता है, लड़की के गर्भ में होने या दूध पीती बच्ची होने पर जो है वो विवाह की बात जो है वो पक्की कर ली जाती है। या तो जब वो पेट में होगी तभी उसकी शादी की बात पक्की हो जाएगी, या तो फिर जब वो मतलब बहुत छोटी होगी, दूध पीती बच्ची होगी, तभी उसकी शादी की बात जो है वो कर ली जाएगी। बड़े होने पर जब दोनों पक्षों की सहमति हो जाती है तो शादी करवा दी जाती है। इस विवाह में 7 फेरों का चलन जो है वो नहीं होता और दहेज के रूप में जो है पीतल के बर्तन जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। लड़की को जो है वो इस बात की स्वतंत्रता भी दी जाती है कि वो किसी कारणवश अगर अपने ससुराल में या पति से संतुष्ट नहीं है तो वो जो है वो इनके बीच में एक खीत रीत होती है। खीत रीत पूरी होने पर संबंध जो है वो तोड़ सकती है, उसको विच्छेद जो है वो कर सकती है। ठीक है, इसमें जो है वो तय राशि होती है जो पति को देनी पड़ती है, पति को देने का प्रावधान जो है वो होता है। ठीक है, और दूसरी ओर एक और टाइप होता है, ये जाजड़ा टाइप होता है। ठीक है, जाजड़ा टाइप इस तरह से भी इसको लिखते हैं। ये जाजड़ा टाइप जो है वो होता है, इस प्रथा में शादी का प्रस्ताव वर पक्ष की तरफ से जो है वो होता है और लड़की और उसके परिजनों की स्वीकृति के बाद विवाह की रस्में पूरी कर ली जाती हैं। वर पक्ष द्वारा जो है वो निर्धारित एक व्यक्ति दुल्हन के घर जाता है और दूसरे दिन परिवार के सदस्यों और ग्रामवासियों के साथ दुल्हन को लेकर दूल्हे के घर जो है वो आ जाता है। ब्राह्मण द्वारा दूल्हे और दुल्हन की जो है वो सीज लगाकर यानी कि मंत्रोच्चारण कर जो है वो शादी करवा दी जाती है। उनको एक विवाह सूत्र में जो है वो बांध दिया जाता है। तो एक ये प्रकार होता है मैरिज का। एक और यहाँ पर मैरिज होती है, जो तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, ये जो है वो होती है खिताइयो विवाह
इसमें क्या हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। ये जो खिताइयो विवाह होता है इसमें क्या शामिल होता है। इस प्रथा में विवाह कर चुकी लड़की ससुराल से संबंध विच्छेद करना चाहे और दूसरी शादी करना चाहती है तो लड़की पसंद करने वाले लड़के पक्ष को जो है वो लड़की के घर रिश्ते के लिए जो है वो जाना पड़ता है। इसके मतलब मान लो अगर कोई लड़की शादीशुदा है और वो चाहती है कि वो संबंध को तोड़ देगी और दूसरी शादी करनी है, तो लड़की जिस लड़के को पसंद करती है, लड़के को जो जिसको पसंद करती है वो, तो उस लड़के वाले को पक्ष जो होता है उसको लड़की के घर रिश्ते लेकर जो है वो जाना पड़ता है। इसके बाद लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर जाते हैं जिन्हें खितारू कहा जाता है। जो विवाहिता होती है उसके पिता के माध्यम से ये खीत की राशि निर्धारित की जाती है जो प्रस्तावित पति पक्ष को और जो औरत के पहले पति होते हैं उनको देनी होती है। ठीक है, एक ये विवाह का प्रकार होता है। चौथी विवाह की प्रकार यहाँ पर जो होती है वो हार विवाह का प्रकार जो है प्रकार जो है वो होता है। ये जो हार विवाह का प्रकार होता है, इस प्रथा में जब कोई महिला दूसरे विवाह की इच्छा से अपने पिता या पति के घर से किसी अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है तो वह हार विवाह का प्रकार होता है, मतलब भाग जाती है एक तरह से। इसे विवाह में जो है वो खीत रीत राशि के बाद जो है वो तय की जाता है कि महिला को भगा कर ले जाने वाले व्यक्ति को जो है वो अर्थदंड होता है अलग से देना पड़ता है और जिसे जो है वो हरोंग जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। इस विवाह प्रथा में जो है वो और भी कुछ नियम जो है वो होते हैं और जो है वो अभी भी प्रचलित हैं इस तरह के प्रकार कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये आपने मैरिज के अलग अलग प्रकार जो है वो ध्यान रखने हैं और इस तरह के हमने 4 अलग टाइप पढ़े, ये किताबों में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और इस तरह के विवाह के जो प्रकार हैं वो सिरमौर के सिलाई क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो प्रचलित हैं। ठीक है, अभी देखो ये न्यूज़पेपर पर आर्टिकल आया था तो हमने अच्छे से इसको जान लिया। अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, खासकर बड़े डेप्थ में जब क्वेश्चन बनता है तो अगर आपने सुना हो तो वो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के TGT या फिर JBT एग्जाम के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो चली हुई है उसको एक प्रॉपर शेप मिले, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यही सही टाइम है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, क्योंकि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद एक बार पढ़ना है, उसके बाद कमियों को एनालाइज करने के बाद उसको जो है वो फिर से रिवाइज भी करना है और 1-2 बार रिवीजन से काम नहीं चलने वाला, कम से कम 3 या 4 बार अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। तो अभी सफिशिएंट टाइम भी है आपके पास और आपके पास एक अच्छा मौका भी है कि आप स्लॉट 3 में खुद को रजिस्टर कर पाएं। नीचे स्लॉट 3 का जो है वो लिंक दिया गया है, वहां से जो है वो आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच हिमाचली राइटर वर्क्स आर द लास्ट अरेना और इन दी फॉलोइंग ईयर ऑफ द सेंचुरी। हिंदी में देखिए अच्छे से समझ आएगा। बोलते हैं अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों में किस हिमाचली लेखक की रचनाएं हैं। देखिए हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनके बारे में आर्टिकल दिया गया था। अब हम जानते हैं कि अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्ष ये किस हिमाचली लेखक की रचनाएं हैं। ये जो है वो निर्मल वर्मा की रचनाएं हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। गिरिराज पत्रिका में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, यशपाल हो गया और SR हरनोट हो गया, शांता कुमार हो गया, ऐसे लेखकों की रचनाओं की बात जो था वो की गई थी। तो हमने यहीं से अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों ये रचनाएं किसकी हैं उन रचनाओं के बारे में जो है वो पढ़ा। परंतु हमारे हिमाचल में जो है वो अलग अलग राइटरों के द्वारा जो अलग अलग रचनाएं की गई हैं उनके बारे में भी एक विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। देखिए पहले हम शांता कुमार जी की बात करते हैं। शांता कुमार जी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री ये हिमाचल के बने थे। शांता कुमार जी के द्वारा जो है वो धरती है बलिदान की, लाजो किताब, देशभगत स्वामी विवेकानंद, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ऐसी इंपॉर्टेंट किताबें जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो एक तो आपने शांता कुमार जी के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखना है कि एक जो है वो डॉक्टर पीयूष गुलेरी हैं, इनके द्वारा भी जो है वो कविता की रचना की गई है। इनके द्वारा छोंटे कविता की रचना जो है वो की गई है। ये छोंटे कविता की रचना किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर पीयूष गुलेरी के द्वारा जो है वो की गई है।
और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, इनके बारे में हमने जाना था कि जयपुर में इनका जन्म जो था वो हुआ था। इनके पिता गुलेर से संबंध रखते थे, तो गुलेरी इनके नाम के साथ जो था वो जोड़ दिया गया। इनके द्वारा जो है वो उसने कहा था ये जो है एक किताब जो है वो लिखी गई थी 1915 के आसपास, और इनके द्वारा जो है वो एक और जो है वो किताब लिखी गई थी जिसका नाम था बुद्ध का कांटा, वो भी ध्यान रखना है। इनके द्वारा एक मैगजीन थी जिसका इनके द्वारा एडिशन किया गया था, वो समलोचक मैगजीन, आपने ध्यान रखनी है, समलोचक मैगजीन इनके द्वारा एडिट जो था वो की गई थी। तो इस तरह से हमने तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से कहेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनते हैं। इतना सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बोलते हैं चक्की ज्वाइंस ब्यास नहीं है, तो चक्की एक खड्ड है हिमाचल की, और बोलते हैं कि ये ब्यास को ज्वाइन करती है, तो कहाँ पर, किसके नज़दीक ये ब्यास को ज्वाइन करती है, ये भी एक स्टार लाइनर क्वेश्चन है। देखिए ये जो चक्की खड्ड है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक पुल जो है वो बना हुआ है, और ये रेलवे का पुल जो है वो बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ से जो है जो पठानकोट जोगिंदरनगर वाली रेल है वो गुजरती है। तो अभी जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो ये यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी और नीचे जमीन धंस रही थी, तो उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसकी न्यूज़ भी जो है वो बनी, तभी ये चक्की खड्ड जो है वो चर्चा में आई। अब ये चक्की खड्ड जो है वो ब्यास को जाकर आगे मिलती है, ब्यास को ये पठानकोट के समीप जाकर जो है वो मिलती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो चीज़ें जानी, एक तो हमने ब्यास की सहायक नदी जानी कांगड़ा में, दूसरा हमने जो है वो जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे है उसके बारे में जाना। तो पहले ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कांगड़ा में जानिए आप कौन कौन सी है। उसमें जो है वो बिनवा आ जाता है, उसमें बाणगंगा आता है, बनेर आता है, गज आता है, मानूनी आता है, और चक्की तो हमने पढ़ा ही कि पठानकोट में जाकर जो है वो मिलती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक की, जो रेलवे यहाँ से होकर गुजरती है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये जो पठानकोट से जोगिंदरनगर वाली रेलवे लाइन है ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टोटल डिस्टेंस आती है, टोटल कितनी लंबी ये आती है, तो ये टोटल 113 किलोमीटर लंबी जो है वो रेलवे लाइन आती है, और इसकी कंस्ट्रक्शन 1926 में स्टार्ट हो गई थी, लगभग 1929 तक ये बनकर तैयार हो जाती है, और 1929 में ये ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दी जाती है। इसमें ना बहुत सारे पुल आते हैं, लगभग 993 ब्रिजेज जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, और गज एक खड्ड आती है, गज खड्ड के ऊपर जो है वो पुल जो है वो बना हुआ है, जो सबसे लंबा पुल जो है वो यहाँ पर जो है वो आता है। और ये हमने चक्की खड्ड के बारे में भी पढ़ा कि चक्की खड्ड के ऊपर भी एक पुल बना हुआ है जहाँ से ये लाइन गुजरती है, और चर्चा में थी, न्यूज़ में थी, तभी हमने ये पढ़ी। और कहा जाता है कि जब सानन परियोजना का काम चला हुआ था, जो अभी कोर्ट में भी चक्कर चला हुआ जिसका, तो सानन परियोजना के चलते जो है वो इस रेलवे लाइन को जो है बिछाया गया था ताकि उस परियोजना का जो सामान है वो अच्छे से जो है वो वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हैं, मान्यूट सी बातें हैं जो हमने यहाँ पर चक्की खड्ड के बारे में जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं घोगड़धार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये घोगड़धार भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और घोगड़धार कहाँ पर स्थित है पहले हम वो जानते हैं। घोगड़धार जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि घोगड़धार कहाँ पर स्थित है, मंडी में स्थित है। अब इसकी एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब स्टोरी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानने को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट धारें आती हैं उसमें घोगड़धार आता है, सिकंदर धार मंडी में जो है वो आती है। ये जो घोगड़धार आती है ना, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, जो हम पढ़ते हैं कि हिमाचल में एकमात्र नमक की खदानें हैं गुम्मा और दरंग की, वो भी जो है वो यहीं पर जो है वो स्थित है। और आज की जो कहानी है वो नमक से भी जुड़ी हुई है, और यहाँ पर जो लड़ाई होती है, कहा जाता है जो एक तरह से डायनो और जो बताल होते हैं उनके बीच में जो है वो लड़ाई होती है यहाँ पर, वो कहानी जो है हम जानते हैं। अब देखिए ये प्राचीन टाइम की जो है वो कहानियाँ हैं। अगर आप ये कहेंगे कि ट्रू है तो ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु एक हाइपोथेटिकल सी स्टोरीज ये बनाई गई हैं। प्राचीन टाइम की बात है कि एक भलकू नामक व्यक्ति हुआ करता था, अपने आंगन में बैठकर बीड़ी जो था वो पी रहा था, और वहीं रास्ते से, उसका घर रास्ते में ही था, तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था जिसका नाम जालपू था। ये कहानी गिरिराज पत्रिका में आई थी, तो पहाड़ी में लिखी गई थी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो जालपू ने जो है वो भालकू को कहा कि क्या कर रहा है, उसको आवाज़ लगाई, और जालपू बोलता है कि भालकुआ तू कितिया, और भालकू बोलता है कि मैं जो है वो आंगन में बैठा हुआ हूँ, कि मैं जो है वो आंगन में हूँ और बीड़ी पी रहा हूँ, तू भी आ जा और बीड़ी पी ले मेरे साथ बैठकर। तो उतने में ही जो है वो जालपू बोलता है कि अभी जो है वो मैं तरीमरा रे पांगू लेने जो है वो जा रहा हूँ, तरीमरा रे पांगू लेने जा रहा हूँ, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तेरे साथ बात नहीं कर सकता, परंतु वापसी में आते हुए मिलूंगा। मैं
तरीमरा के जो पांगू लेने जा रहा हूँ वो मैं इसलिए लेने जा रहा हूँ कि आज रात को जो है घोगड़ की जो धार है वहाँ से बताल और डैने जो है वो आपस में लड़ेंगी और उसके घर के अंदर भी कोई घुस सकता है उन डायनों में से, तो इसलिए जो है वो क्या करेगा, वो जो तिरमिरे पांगू हैं वो लेकर आएगा और उनको घर के बाहर लगा देगा, डायने वहाँ पर नहीं आएंगी। तो भलकू कहता है कि भाई जब तू जा ही रहा है जालपू तो मेरे लिए भी ऐसे लेते आना। तो ठीक है, वो बोलता है कि मैं फटाफट जाता हूँ और लेकर जो है वो आता हूँ। और जो इतने में ही जालपू जो है वो चला जाता है और भलकू ने अपना बीड़ी बूड़ी पीकर काम खत्म किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अंधेरा भी हो गया। अंधेरा हो गया और जो जालपू गया हुआ था तरमरे पांगू लाने, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि भालकू के लिए भी जो है वो लेकर आने हैं। वो अपने घर चला गया लेकर, उसने अपने घर के बाहर लगा दिए और जो भलकू था बीड़ी जो बाहर पी रहा था वो आज घर पर अकेला था, उसके घर पर आज कोई भी नहीं था। और जैसे जैसे अंधेरा होता गया उसको डर भी लगता गया कि यार वैसे तो डायने उसके घर के अंदर घुस जाएंगी, अब वो क्या करे। तो उसने क्या किया, घर में जो पुराने टाइम में आपने देखा होगा पेड़ू रखे होते थे, पेटियां जिनको बोलते थे, जिनके अंदर दाने स्टोर करते थे, वैसी पेड़ी खाली की हुई थी एक, और उसके अंदर जो है वो बैठ जाता है ताकि वो डायन से बच सके। अब ऐसा होता है कि डायने जो है घोगड़ की धार पर रहती थी, वहां से उड़ान भरती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ पर तो कुछ लगा ही नहीं है, उनको मौका मिल जाता है दरवाजे के अंदर जाने का। वो दरवाजे के अंदर जो है वो चली जाती हैं और उसकी नज़र जो है वो पेड़ू के ऊपर जो है वो पड़ जाती है। वो पेड़ू के अंदर वो भी चली जाती है, वहां पर जो है वो भलकू तो पहले से ही था, परंतु वो डायन भी चली जाती है और मंत्र उच्चारण करती है। मंत्र से जो है वो पेड़ू उड़ने लगता है और पेड़ू उड़ता उड़ता जो है वो घोगड़ की धार पर जो है वो जा पहुंचता है। अब वहां पर लड़ाई, बहुत सारी डायनें जो था वो इकट्ठी हुई थी, डायनों के साथ लड़ाई होनी थी बेतालों की। अब कहा जाता है कि बेताल और डायनों की जो लड़ाई होती है, इन दोनों में अगर डायने जीत जाती हैं तो दूध और जो घी होता है वो जो है वो बहुत अच्छा होता है लोगों के घर में। अगर बताल जीतते हैं तो जो कनक होती है वो जो है वो बाकी होती है। तो भलकू जो है वो उस पेड़ू के अंदर फंसा हुआ था, उसको कोई लेना देना नहीं था कि ये लड़ें जो मर्जी करें, चाहे ना ही उसको घी से कुछ लेना था ना ही उसको कनक से कुछ लेना देना था ना, क्योंकि पशु उसने रखे नहीं थे और खेतों में कुछ लगाया नहीं था। और इस बार की जो लड़ाई होती है उसमें डायने जो है वो बताल को जो है वो बुरी तरह से जो है वो पीट देती हैं। और इसी साल जो है वो कहा जाता है कि अब दूध और घी की जो है वो अच्छी जो है वो बरकत लोगों के घर में होगी। अब ऐसा था कि इन सब चीज़ों से तो भलकू को कुछ लेना देना नहीं था, वो तो बहुत बुरी तरह से वहां पर फंसा हुआ था, परंतु लड़ाई लगी हुई थी तो वो घोगड़ की धार पर तो था ही। अब उसके घर में जो नमक इस्तेमाल होता था, अब भलकू ने क्या किया, यहाँ पर वहां पर उतरता है घोगड़ की धार पर। मैंने आपको बताया कि सॉल्ट की माइंस तो थी, वहीं से उसके घर में नमक भी जो था वो आता था। तो उसने क्या किया, वहां से जो है वो नमक थोड़ा सा भर लिया अपने पास, जिस पेड़ू में वो बैठा हुआ था उसमें नमक उसने साथ में डाल लिया और फिर से पेड़ू के अंदर बैठ गया। उतने में डायनों की लड़ाई भी खत्म हो गई। डायन आती है वापिस से पेड़ू के अंदर बैठती है, फिर से मंत्र पढ़ती है और उस पेड़ू को जो है वो घर में छोड़कर चली जाती है। और अब सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो जालपू फिर से आवाज़ लगाता है और बोलता है कि यार कल ना मेरे को वो देने का ध्यान ही नहीं रहा, तेरे को जो तिरमिरे पांगू मैंने तेरे को देने थे वो पांगू देने का ध्यान ही नहीं रहा। तो वो भलकू बोलता है हंसते हंसते कि यार चल कोई नहीं, तेरे को नहीं रहा ध्यान तो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर मेरे से कुछ नमक जो है वो अब ले जा। तो वो नमक उसको दे देता है और इस तरह से जो है वो ये हाइपोथेटिकल जैसी स्टोरीज बनाई गई हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगले कोई यहाँ से ना देखो कल्चर के बारे में पता चलता है कि किस तरह से आज भी अगर आप मंडी साइड से कहीं से संबंध रखते होंगे तो ऐसी स्टोरीज आपने कहीं सुनी होंगी, या फिर कहीं आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो पक्का ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, पुराने बुजुर्गों से सुनी होंगी। तो ऐसी ही स्टोरीज गिरास पत्रिका में आती हैं जो काफ़ी एंटरटेन भी करती हैं, काफ़ी नॉलेज भी देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो ये जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है ये हर साल 3 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको पता ही है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, तो ये दिन जो है वो हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। आर्टिकल आया था इसके ऊपर, तो ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, इनको देखते हैं। बोलते हैं कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल से संबंधित किस मुक्केबाज ने रजत पदक जो है वो जीता है? तो ये अविनाश जम्बाल ने जो है वो जीता है। चंपावती मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये चंबा में जो है वो स्थित है। चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर को भी बसाया गया है। आगे बोलते हैं मेजर ब्रिक्स ने ढली टनल का निर्माण कब करवाया था? तो ये मेजर ब्रिक्स के द्वारा इस टनल का निर्माण 1850-51 में करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सेंट्रल
काउंसिल चैम्बर भी जो है वो बोलते हैं, जो विधानसभा की बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक और क्रांतिकारी यशपाल ने स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो उन्होंने जो है वो सिंहावलोकन पुस्तक में जो है वो इसका वर्णन जो है वो किया है। यशपाल कहाँ से संबंध रखते थे हिमाचल में, वो आप कमेंट कर बताइए। इनके गांव का नाम बहुत बार टैट वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है। बोलते हैं किस पुस्तक का नाम बदलकर सिंदूर किया गया है? तो जो कॉर्नेल पूल पुस्तक है उसका नाम बदलकर सिंदूर किया गया है, मुंबई की। आगे बोलते हैं हरियाणा का 19वां राज्यपाल किसे बनाया गया है? ये प्रोफेसर असीम घोष को जो है वो बनाया गया है। दक्षिण कोरिया के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, हमने उत्तीर्ण सीरीज करंट अफेयर में भी पढ़ा है, वो है ली जेम यूंग। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो सूचकांक आया है इसमें फिनलैंड को जो है टॉप रैंक मिला है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास सूचकांक की बात की जा रही है, इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें टॉप में फिनलैंड रहा है, दूसरे नंबर पर स्वीडन रहा है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। हमारा जो इंडिया है वो इस बार 99th रैंक पर 99th रैंक जो है उसको मिला है और पहली बार वो टॉप 100 में जो है वो आया है। आगे बोलते हैं भारत के राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो जो है लेफ्टिनेंट सोलंकी जो है वो बनी है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये हमने गिरिराज पत्रिका अपनी उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा था, उन उत्तीर्ण सीरीज के पार्ट नंबर 45 में अच्छे से पढ़ा था। आगे बोलते हैं ईरान पर इजरायली हमलों के पश्चात भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी उत्तीर्ण सीरीज में क्लियर हुआ है। आगे बोलते हैं भारत में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बिहार जो है वो बना है। और बिहार में ही तो वो वोटर लिस्ट को लेकर भी जो है वो सारा पचड़ा पड़ा हुआ है, उसको लेकर ही सारी लड़ाई चली हुई है। बोलते हैं QSMBA रैंकिंग 2025 में कौन सा बिजनेस स्कूल भारत में शीर्ष पर रहा है? तो वो IIM बेंगलोर जो है वो रहा है। ब्लैक बॉक्स का सर्वप्रथम किस देश ने अपनी फ्लाइट में जो है वो इसको लागू किया था? तो वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। ब्लैक बॉक्स आपको पता है जब जहाज वगैरह क्रैश हो जाते हैं तब ब्लैक बॉक्स बहुत चर्चा में आता है, उसको ढूंढ कर जो है पता लगाया जाता है कि क्या रीजन रहा होगा जो क्रैश है उसके पीछे। आगे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है? तो वो 30 जुलाई को हर साल जो है वो मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना कि ये कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? कि जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को किस हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है? ये हिमाचल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और हिमाचल के हाई कोर्ट के ये जस्टिस थे और हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। अभी ये चीफ जस्टिस किसी स्टेट के हाई कोर्ट के बने हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के बने हैं। इससे पहले की गिरिराज पत्रिका में पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, वहां पर देखा होगा आपने, जरूर पढ़ा होगा, तो अभी कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।